नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि अभी 57 वीडियो की जो क्लास रन कर रही है सीरीज, इसके तहत ये अगली वीडियो आप लोगों के लिए। आज ये हमारा 30वां वीडियो है। इससे पहले हमने आपको 29 वीडियो प्रोवाइड करा दिया है। आशा करते हैं कि आप देखे ही होंगे। आने वाले समय में अगर आपको CHSL का एग्ज़ाम देना है जो बहुत नज़दीक है, इसके अलावा अगर आपने CGL की मेंस अभी से स्टार्ट कर दी है तो इनके लिए, MTS जिनको देना है इनके लिए, या फिर यूँ कहें कि जहाँ जहाँ GK GS पूछे जाते हैं हर एग्ज़ाम के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। मैं कोई बात भी जो है ऐसे ही नहीं बोल देता, जैसा कि आप जानते ही हैं जो मैं फैक्ट दूंगा वो आपको हूबहू एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो अभी समय है, अगर आप इन सब में से कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये सीरीज़ को जो है फॉलो कीजिए। और जो पास्ट में अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो इसकी वाले जो प्लेलिस्ट है आपको इसमें सभी वीडियो मिल जाएंगे 30। आप आराम से एक एक करके वॉच कीजिए, आपको अवश्य ही फ़ायदा मिलेगी। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। ये PDF जो है आपको व्हाट्सअप ग्रुप पे दिया जाता है और व्हाट्सअप का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे लिंक पे, आपको व्हाट्सअप पे ले जाएगा। वहाँ पे आपको मैसेज करना है, PDF के रिगार्ड में आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। पहला जो हमारा प्रश्न है, जब बैंक अपना अधिशेष धन RBI में जमा करता है तो RBI उस बैंक को कुछ ब्याज देता है। इस ब्याज को क्या कहा जाता है? When bank deposit its surplus money in RBI, then RBI gives some interest to that bank. What is this interest called? मैंने मान लीजिए ये SBI है, ये अपना कुछ रकम RBI में जमा कर दिया है ना, तो RBI जो इसके रकम पे इंटरेस्ट पे करेगा, इसे क्या कहा जाता है? ये है क्वेश्चन सीधे सीधे देहाती भाषा में। तो इसे क्या कहा जाता है भाई? रिवर्स रेपो रेट। और यही बात जब उल्टा हो जाएगा कि भाई कॉमर्शियल बैंक से अभी रख रहा था RBI, अब यही चीज़ जब RBI से कॉमर्शियल बैंक रखेगा तो उसे रेपो रेट कहते हैं। तो दोनों में सिर्फ इतना ही फ़र्क है। आइए रेपो रेट की फार्मूला देख लेते हैं, डिफिनीसन देख लेते हैं। वह दर जिस पर किसी भी देश का केंद्रीय बैंक, जैसे भारत के मामले में आपका RBI हो जाएगा, किसी भी देश के अन्य देश के अलग अलग केंद्रीय बैंक होते हैं, किसी भी तरह की धनराशि की कमी होने पर वाणिज्यिक बैंकों को धन देता है, तो ये का क्या कहा जाता है? रेपो रेट। जो देते हैं RBI वो है रेपो रेट पे देते हैं। और जो RBI के पास कॉमर्शियल बैंक रखते हैं, है ना, तो उन्हें क्या कहते हैं? रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, दोनों बात ध्यान रखेंगे। इनके अलावा बैंक रेट क्या है? बहुत कंफ्यूजन है इसमें कि बैंक रेट क्या है। सस्ता मतलब सुनने में तो बहुत लगता है कि चलो भाई बैंक में जो है 60% पे लोन मिल रहा है, लेकिन इसे समझने में थोड़ी सी जो है गहराई में आपको उतरना होगा। बैंक रेट क्या है? यह वाणिज्यिक बैंकों को धन उधार देने के लिए RBI द्वारा वसूल की जाने वाली दर है। देखिए, आपसे भी बैंक दर वसूला जाता है। जैसे आप मान लीजिए पर्सनल लोन ले रहे हैं तो आप PNB से ले रहे हैं तो PNB को आप इंटरेस्ट पे करते हैं, लेकिन ये जो दर है ये हमारे और आपके लिए दर है। अगर हम ऑफिशियल इकोनॉमिक्स के टर्म में आए इंडिया स्तर पे, तो जो RBI जो धन उधार देते हैं आपको वाणिज्यिक बैंक को, उसे कहा जाता है बैंक दर। ठीक है, तो सोच समझ के एग्जाम में टिक कीजिएगा। इसके अलावा एक CRR होता है, इसका फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में आ चुके हैं, कैश रिजर्व रेशियो होता है ना। ये क्या होती है? CRR के तहत वाणिज्यिक बैंकों को केंद्रीय बैंक के पास एक निश्चित न्यूनतम जमा राशि आरक्षित रखनी होती है। क्राइटेरिया होता है, जैसे 4.5% है ना, ये घटता बढ़ता रहता है, ऐसा फिक्स नहीं रहता है। तो इतनी आपको जो है, अगर आपके पास बैंक है, आप बैंक चलाते हैं, आप मान लीजिए आप बैंक है, SBI है, तो आपको कम से कम इतना जो है RBI के पास जमा रखना होगा, इससे कम नहीं। एक लिमिट होती है जो RBI ही तय करती है, तो ये जो है CRR है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। इनके अलावा एक SLR होता है, उसका भी आपका फुल फॉर्म डायरेक्ट एग्जाम में आ जाता है। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस आयोग के अनुसार हुआ था? अब हम स्टैटिक्स पार्ट में आते हैं, ये इकोनॉमिक्स का पार्ट था। तो हिल्टन यंग आयोग के द्वारा जो है RBI की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1935 ईस्वी में की गई थी। और RBI का राष्ट्रीयकरण जो है 1949 में किया गया था। इनका जो वर्तमान में हेड क्वार्टर है ये आपका मुंबई के अंदर स्थित है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भारत का क्या कहा जाता है? केंद्रीय बैंक। मैंने कहा कि हर देश की अपनी अलग अलग केंद्रीय बैंक होती है ना, जैसे फेडरल रिजर्व बैंक भी केंद्रीय बैंक है। इसके अलावा बैंकों का बैंक कहा जाता है RBI को ही, और अंतिम ऋणदाता बैंक कहा जाता है। ठीक है, तो ये बात, तीनों बात ध्यान रखेंगे। RBI के 3 तरीके से हम जो है आप कह सकते हैं, एक तो बैंकों का बैंक, राष्ट्रीय बैंक, और एक अंतिम ऋणदाता बैंक कहा जा सकता है। किस आयोग पे? हिल्टन यंग आयोग पे। CRR, बैंक रेट, रेपो दर और रिवर्स रेपो रेट का जो है आपने यहाँ पे डिफिनीशन को देखा। चलते हैं आगे। अगला हमारा कि RBI का प्रमुख काम में क्या क्या काम आता है, RBI कौन कौन से काम करते हैं, तो थोड़ा सा सुनिए।
आरबीआई का प्रमुख काम आपका नोट छापना है, आरबीआई करते हैं। अभी आपने देखा सीआरआर तय करते हैं, रेपो रेट तारीख जारी करते हैं, रिवर्स रेपो रेट जारी करते हैं, बैंक दर तय करते हैं। इसके अलावा आपको एक चीज़ और यहाँ पे छूट गया है जो इम्पोर्टेंट है, मौद्रिक नीति बनाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि मौद्रिक नीति कौन बनाते हैं, तो आरबीआई बनाते हैं। और इसके अलावा साख सृजन कौन करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो साख सृजन भी आपका जो है आरबीआई के द्वारा ही किया जाता है। तो ये दोनों भी ध्यान रखेंगे, इसी में जोड़ लीजिएगा, ठीक है। अब जो आरबीआई नोट छापता है तो सभी प्रकार के नोट पे किसके साइन होते हैं भाई, गवर्नर, जो वर्तमान में कौन है, शक्तिकांत दास। और कितनेवें नंबर के गवर्नर हैं, तो ये 25वें नंबर के गवर्नर हैं। लेकिन एक ऐसा नोट है जो 1 रुपये की नोट है, इस पे किसकी साइन होती है, तो वित्त सचिव भारत सरकार की साइन होती है। वित्त मंत्री एक अलग चीज है भाई, वित्त सचिव एक अलग चीज है, दोनों बात अलग अलग ध्यान रखेंगे, ठीक है। वित्त सचिव भारत सरकार की साइन होती है। एक प्रधानमंत्री ऐसा भी इंडिया में है जो वित्त सचिव का भी कार्यभार संभाल चुके हैं, ये है डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है। इनके अलावा विजन 2025 आरबीआई की लेटेस्ट स्कीम है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। और अभी अभी जो है ई रूपी की भी ट्रायल हो चुकी है, कुछ दिन में 2-3 साल में इंडिया में ई रूपी भी चलेगी, जो पूरी तरीके से लीगल होगी। चलते हैं आगे, ये आरबीआई। अच्छा, आरबीआई मुद्रास्फीति में कैसे कमी लाता है, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि मुद्रास्फीति में इनडायरेक्टली कैसे जो है कमी लाते हैं आरबीआई, और सामान का जो महंगापन होता है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। इसके अलावा कांग्रेस की 1915 का अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, हु प्रिसीडेड ओवर द 1915 सेशन ऑफ कांग्रेस, है ना। तो 1915 का जो सेशन था कांग्रेस का, इनके जो अध्यक्षता जो होस्ट किए थे वो कौन थे भाई, सत्येंद्र प्रसाद। ये कहाँ पे किए थे, बॉम्बे के अंदर, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा कांग्रेस से कुछ आपको जानकारी रख लेना है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाती है। तो मैं शुरुआत से जो भी इंपॉर्टेंट अधिवेशन हुए या फिर जो भी इंपॉर्टेंट इसमें बात हुए सभी को मैं रख लिया हूँ। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की बैठक कब होती है, 1885 में। अगर आपको कांग्रेस की स्थापना भी कोई पूछता है तो 1885 में ही होते हैं, लेकिन संस्थापक का नाम अगर आपसे पूछते हैं तो एओ ह्यूम को बताना है। इसके ऑप्शन में आपका व्योमेश चंद्र बनर्जी भी रहेगा, तो उसे नहीं टिक करना है। अगर संस्थापक पूछता है तो एओ ह्यूम को टिक करना है, ठीक है। इनके अलावा जो प्रथम बैठक हुआ था 1885 में, ये बम्बई में हुआ था, उस समय बम्बई था, और गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी कर रहे थे। और उसमें कितने प्रतिनिधि शामिल थे, तो 72 प्रतिनिधि शामिल थे। ये वीवीआई पॉइंट है, इसे ध्यान रखेंगे। इनके अलावा कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन कब होते हैं, 1906 में। इसमें क्या ज्यादा गुल खिलते हैं भाई, तो इसमें जो है दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द का प्रयोग किया था, स्वराज, ठीक है। और ये अध्यक्षता कर रहे थे दादा भाई नौरोजी, इनका नाम लिया मैंने, मतलब ये अध्यक्षता कर रहे थे, राइट। इनके अलावा अगर आपसे पूछे कि कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, तो 1887 में कांग्रेस के 3rd अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे बदरुद्दीन तैयब जी, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे, जो मैं यहाँ पे नहीं लिखा हूँ क्योंकि मैंने पहले ये चीज आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा कांग्रेस में 1907 में अधिवेशन होती है, कहाँ पे होती है, सूरत के अंदर। सूरत कहीं नहीं लिखा है, चलिए ठीक है, सूरत के अंदर होती है, गुजरात में। और यहाँ पे कांग्रेस जो है 2 भागों में बंट जाती है, एक कुछ नेता जो है गरम दल के और कुछ नेता जो है नरम दल के होते हैं, ठीक है। गरम दल में लाल बाल पाल जो है आपका नाम लिया जाता है, लाल बाल पाल। तो इन तीनों का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जाता है, बाल से बाल गंगाधर तिलक, पाल से बिपिन चंद्र पाल, और लाल से लाला लाजपत राय। तो इन तीनों का भी नाम आपको ध्यान रखना है। और ये जो फूट पड़ा था अधिवेशन 1907 सूरत में, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो रास बिहारी घोष कर रहे थे। दोस्तों एयरफोन लगा के सुनिए, ज्यादा फायदा करेगा, है ना। इनके अलावा कांग्रेस में से 1916 में अधिवेशन होती है, कांग्रेस के अंदर 1916 में कहाँ पे होती है, लखनऊ के अंदर होती है, लखनऊ के अंदर। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, अंबिका चरण मजूमदार साहब करते हैं। और इसमें क्या क्या होते हैं, तो मुस्लिम लीग जो आपका अलग था, अलग पार्टी था भाई, मुस्लिम लीग और आपका जो है कांग्रेस, ये दोनों आपका एक हो जाते हैं यहाँ पे। इसके अलावा जो 1907 में फूट पड़ा था, गरम दल और नरम दल अलग अलग हो गए थे, तो यहीं पे फिर से जो है गठबंधन हो जाते हैं। और इस गठबंधन में अहम रोल कौन निभाया था, यहाँ से क्वेश्चन आपका आया था, तो लोकमान्य तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। और एनी बेसेंट भी, एनी बेसेंट और तिलक के प्रयास से जो है गरम दल और नरम दल एक हुए, साथ ही साथ मुस्लिम लीग और कांग्रेस भी एक हो गए। कहाँ पे, कांग्रेस के 1916 अधिवेशन जो कहाँ पे हुआ था, लखनऊ में। अध्यक्षता कौन कर रहे थे, अंबिका चरण मजूमदार। इसमें सभी प्रकार के प्रश्न जो है आपको देखने को मिलेगा, करंट अफेयर, कंप्यूटर, जो भी है, आर्ट एंड कल्चर, सभी मिलेगा, इत्मीनान के साथ देखिए, है ना। कांग्रेस की 1917 में एक अधिवेशन होती है। इसमें पहली बार ऐसा इवेंट आता है कि जब जो है महिला अध्यक्षता संभालती है, और वो महिला कौन थी, एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट क्या इंडियन महिला थी, आप लोग मुझे कमेंट करेंगे, क्योंकि मैं बता चुका हूं कि ये किस देश से बिलोंग करती थी। कांग्रेस के 1924 में एक अधिवेशन होती है, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है एकमात्र बार महात्मा गांधी संभालते हैं। और ये कहाँ पे होते हैं, बेलगांव अधिवेशन। एक बच्चे ने कॉमेंट किया है कि गांधी युग से कुछ वीडियो बना दीजिए, मैं कल देखूंगा
करूँगा दोस्तों। आज जो है थोड़ा सा टाइम की किल्लत थी, आज जो है ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया, सिर्फ एक ही वीडियो यही बनाया है ना। कांग्रेस के 1929 लाहौर अधिवेशन, अध्यक्षता कौन करते हैं? जवाहरलाल नेहरू, और इसमें जो है पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है, ये VVI है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा अगला प्रश्न हमारा, भारत में पहली बार प्राक्कलन समिति का गठन कब किया गया था? व्हेन वाज द एस्टिमेशन कमिटी फॉर्म्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया? तो जो प्राक्कलन समिति की गठन हुआ इंडिया में, ये आपका 1950 में हुआ। आप देखिए इस फॉर्म में कितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि भारत में लोकसभा कब अस्तित्व में आई, भारत में राज्यसभा कब अस्तित्व में आई, सब बताए हैं दादा, ठीक है। ये सब कब अस्तित्व में आई, तो आपको फॉर्म समझना होगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं, जो कहां से आते हैं? ओनली लोकसभा से आते हैं, इसमें कोई भी राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1921 में। किस अधिनियम के तहत? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना जो आया था 1919, इसी के तहत जो है आपका लोक लेखा समिति की गठन 1921 में किया गया था। और ये जो है 22 सदस्यीय समिति है, जिसमें 15 आपका लोकसभा से आता है और 7 जो है आपका राज्यसभा से आता है। लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति ये दोनों आपस में जुड़वा बहनें कहलाती हैं। जैसे आपका है ना पृथ्वी और शुक्र ग्रह जो है ये दोनों आपका जुड़वा ग्रह है ना, दो जुड़वा बहन है। तो इसे भी इसी प्रकार से प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति एक दूसरे की जुड़वा बहनें कहलाती है। इनके अलावा लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो विपक्ष का जो नेता होता है, एक प्रचलन बन गया है और तब से जो है आज तक विपक्ष के नेता इसका अध्यक्ष होता है। और वर्तमान में कौन है? अधीर रंजन चौधरी है कांग्रेस के। इनके अलावा लोक लेखा समिति की जांच पड़ताल कौन करते हैं? तो कैग करते हैं, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो वर्तमान में कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू है, इनका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। ये देश के 14वें कैग हैं, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। और इनको प्रतिवेदनाओं की जांच करती है, जो लोक लेखा समिति के द्वारा लेखा जोखा होता है, उनका जांच कौन करता है? तो कैग ही करता है। वर्तमान में कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू है। देखिए कैग से जो संबंधित आर्टिकल है ये आए दिन एग्जाम में तैर रहे हैं। तो कैग से संबंधित जो आर्टिकल है 148 है, कितना है? 148 जो है ये कैग से संबंधित है। अगला प्रश्न है हमारा, आगामी पैरा ओलंपिक ग्रीष्मकालीन 2024 कहाँ आयोजित किए जाएंगे? वेयर टिल द अपकमिंग पैरा ओलंपिक समर 2024 वी हेल्ड। तो भाई जो 2024 में पैरा ओलंपिक हो गए, देखिए पहले ओलंपिक की थोड़ी सी फॉर्म जानिए, अधिकांश बच्चे तो कंफ्यूज ही रहते हैं। देखिए एक आपका ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होता है जो मेन ओलंपिक है, ठीक है, ये ग्रीष्मकालीन ओलंपिक मेन होता है। और एक आपका ग्रीष्मकालीन पैरा होता है ना, ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक। एक आपका शीतकालीन ओलंपिक होता है और एक आपका जो है शीतकालीन पैरा होता है। तो ये चार जो है बेसिक मतलब कैडर हैं, बड़े कैडर ओलंपिक के, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है आगामी पैरा ओलंपिक। अच्छा एक चीज और मैं बता दूं कि खाली ओलंपिक लिखा रहे और आगे पीछे पैरा, सैरा, शीत, ग्रीष्म कुछ भी नहीं लिखा रहे तो बाय डिफॉल्ट आपको क्या मानना है? ये ग्रीष्मकालीन पूछ रहा है, क्योंकि मेन ओलंपिक जो है ग्रीष्मकालीन ही शुरू हुआ था, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, है ना। जैसे मैं आपको उदाहरण देके समझाता हूँ। जैसे आपको अब जो मैथ सॉल्व करते हैं और अगर आपको बोलता है कि भाई RS 5,000 रुपये पे 3 वर्ष में और 10% रेट से ब्याज निकालो, तो आप क्या चक्रवृद्धि ब्याज लगाते हो? बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल नहीं, साधारण ब्याज लगाते हैं, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज का इसमें कहीं चर्च किया ही नहीं है। तो बाय डिफॉल्ट हम जो है सिंपल इंटरेस्ट समझते हैं। उसी प्रकार से अगर ओलंपिक के अंदर कुछ भी ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन, पैरा, सैरा कुछ भी नहीं लिखा रहे तो आप समझ जाइएगा कि जो मेन वाला ओलंपिक है ग्रीष्मकालीन उसकी बात कर रहा है। ये सब आपको समझने की चीज है। तो ये जो पैरा ओलंपिक होगा ग्रीष्मकालीन पैरा, ये पेरिस में होगा, और जो मेन वाला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होगा 2024 में, ये भी पेरिस में होगा। तो दोनों खेल पेरिस में ही होंगे आने वाले समय में 2024 के अंदर। दोनों गेम्स के लिए शुभंकर सेम जो है रिलीज किया गया है। शुभंकर का नाम है फ्रीजियन कैप। क्या नाम है? फ्रीजियन कैप। तो ये भी ध्यान आपको रखना है। इनके अलावा प्रथम शीतकालीन ओलंपिक कहाँ पे हुआ था भाई? तो 1924 में फ्रांस के अंदर हुआ था शीतकालीन ओलंपिक। ये शीतकाल में खेला जाता है। प्रथम शीतकालीन पैरा मैंने जैसा कि बताया, तो शीतकालीन के अंदर भी पैरा है, ग्रीष्मकालीन के अंदर भी पैरा है। तो ये जो क्वेश्चन था वो ग्रीष्मकालीन पैरा वाला था। अब मैं बता रहा हूं यहाँ पे जो ये पॉइंट है ये शीतकालीन पैरा की बात कर रहा है। इसकी शुरुआत 1976 में स्वीडन में हुआ था। आजकल ये क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं कि पहला कहाँ हुआ था। तो पहला जो है जैसे शीतकालीन पैरा कहाँ पे हो गया? स्वीडन में। प्रथम शीतकालीन ओलंपिक 1924 कहाँ पे हो गया? फ्रांस में, है ना। उसी प्रकार से जो ग्रीष्मकालीन वाला ओलंपिक है पैरा वाला, ये 1960 रोम में हुआ था। और जो मेन वाला ओलंपिक है, जो ग्रीष्मकालीन मेन वाला ओलंपिक है, वो आपका 1896 एथेंस में हुआ था। तो ये चारों बात
बात आपको ध्यान रखना है। अभी अभी कुछ दिन पहले, मुझे इतना तो याद नहीं, लेकिन एक एग्जाम था जो टीसीएसई करा रहा था, उसमें पूछा गया था कि प्रथम शीतकालीन पैरा ओलंपिक में कितने खेल शामिल थे। तो आपको बताना है 2 ही खेल शामिल थे। प्रथम वाला जो शीतकालीन पैरा ओलंपिक हुआ था 1976 में, इसमें सिर्फ 2 ही खेल शामिल थे। इन दोनों खेल का नाम अल्पाइन स्कीइंग और क्रॉस कंट्री स्कीइंग है, ठीक है। इसके अलावा प्रथम पैरा ओलंपिक का आयोजन कहाँ पे हुआ था? 1960 रोम में, जो मैंने अभी मौखिक रूप से बताया। प्रथम ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 1896 एथेंस में हुआ था। इसके अलावा टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत को कितने पदक मिले थे? तो 7 पदक मिले थे, 1 गोल्ड, 2 रजत और 4 ब्रांज मिले थे। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। बाद बाकी ओलंपिक और इंडिया को रिलेट करके मैंने बहुत सारे फैक्ट आपको बता चुके हैं। उस फैक्ट से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगी एग्जाम में, ये मेरा भरोसा है। इसके अलावा एक गेंद में 2000 इकाई का संवेग है, मोमेंटम। यदि गेंद का वेग दोगुना कर दिया जाए तो गेंद का नया संवेग क्या होगा? बॉल हैज अ मोमेंटम ऑफ 2000 यूनिट्स। इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉल इज डबल्ड, व्हाट विल बी द न्यू मोमेंटम ऑफ द बॉल? तो बॉल का न्यू मोमेंटम क्या हो जाएगा अगर आपने उसे वेलोसिटी या वेग जो है आपने दुगुना कर दिया है? तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सूत्र आना बहुत जरूरी है। देखिए, ऐसे क्वेश्चन से 3 ही प्रकार के सवाल जो है आपके जनरल कंपटीशन में आते हैं। एक तो आपको संवेग को रिलेट करके पूछेगा कि कितना हो जाएगा, है ना। रेलवे की बात नहीं कर रहा हूं, जो रेलवे की टेक्निकल एग्जाम होते हैं वहां पे ऐसे प्रश्न ज्यादा आते हैं जिसमें दर्पण और ऑप्टिक्स के चैप्टर भी इंक्लूड किए जाते हैं। लेकिन जो आप इधर का एग्जाम दे रहे हैं, खास करके एसएससी वगैरह के, तो इसमें 3 ही फॉर्म के प्रकार जो है आपको पूछेंगे, मतलब न्यूमेरिकल के टाइप में। एक तो संवेग से पूछता है, एक आपका गतिज ऊर्जा से पूछता है ना, गतिज ऊर्जा से, और एक आपका जो है V बराबर RI ओम के नियम से पूछता है, और एक आपका जो है कभी कभी बहुत फुर्सत में रहा तो हीट का फार्मूला से जो है रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है। यहाँ पे मैं सभी का डिस्कस कर दूंगा ताकि अगर एग्जाम में आए तो आप जो है एक बार भी क्वेश्चन की तरफ जो है ये ना सोचना कि मैंने कभी नहीं सुना हूँ, ठीक है। तो भाई सिंपली 400 हो जाएगा। ये 400 कैसे होते हैं? क्योंकि 2000 इकाई तो पहले था इसका, अब आपने वेलोसिटी को दुगुना कर दिया, यानी 2 से गुना कर दिया है। क्योंकि मोमेंटम का फार्मूला होता है मास गुने वेलोसिटी, mv होता है। तो मास तो अपने जगह ठीक ही है ना, 2000 है ना, 2000 है अपना, अपने जगह मास 2000 है। इसके अलावा वेग को आपने दुगुना रफ्तार से गुना कर दिया है। तो जहां पर वेग 1 होता था, अब वेग 2 हो जाएगा, तो 2 mv हो जाएगा। 2 से आपने इसको गुना करना है, आपको जो है 4000 आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है ना। 4000 सीधे सीधे हो जाएंगे भाई, है ना। इनके अलावा गतिज ऊर्जा से जो फार्मूला आता है 1/2 mv स्क्वायर होता है, और इसमें भी आपको जो है वेग को दोगुना करके सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए, इसमें वेग अगर दोगुना कर दे तो 1/2, मास तो अपने जगह सही है, और वेग के जगह पे हमने 2 भी लिखा, चूंकि इसका स्क्वायर होता है तो मैं भी स्क्वायर कर दिया। 1/2 m, और ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 4, और v स्क्वायर निकल जाएंगे। तो 1/2 mv स्क्वायर तो फार्मूला ही होता है, तो बच गया क्या? 4। तो चौगुना हो जाता है। जब आपने किसी भी पिंड की गति को दुगुना कर देंगे तो उसकी गतिज ऊर्जा जो है, कैनेटिक एनर्जी जो है, वो चौगुना हो जाता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इनके अलावा ओम के नियम से मैंने कल ही बताया था तीनों प्रकार के फॉर्म में कि किस प्रकार से ओम के नियम का आपको जो है प्रयोग करना है एग्जाम के अंदर जब न्यूमेरिकल आ जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ रेसिस्टेंस जो है 5 ओम है और आपका विभवांतर जो है 10 वोल्ट है, तो आपको करंट पूछा जा रहा है, तो आप इजी वे में V बराबर RI में रख के जो है निकाल लीजिएगा आराम से। V बराबर हो जाएगा यहाँ पे 10 अगर इस हिसाब से देखें तो, और 5 गुने I हो जाएगा, I मतलब करंट। तो यहाँ पे 2 एम्पियर की करंट जो है इस परिपथ में फॉलो होगी, जहाँ पे रेसिस्टेंस 5 ओम है और वोल्टता 10 है, और I जो है निकालना है तो 2 एम्पियर निकलेगा। लेकिन मैंने साथ में बताया था कि अगर रेसिस्टेंस को श्रेणी या फिर समानांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो श्रेणी में जोड़ने के लिए टोटल रेसिस्टेंस जो है जितने भी रहते हैं, जैसे 2-2 ओम के आपने तीन रेसिस्टेंस जोड़ दिया, 2 ओम के जो है 3 रेसिस्टेंस जोड़ दिया, तो 6 ओम आपका फाइनल रेसिस्टेंस निकलेगा अगर श्रेणी में सीरीज में है तो। लेकिन अगर पैरेलल है तो कैसे निकालते हैं? 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। मान लीजिए 2-2 ओम का 2 है तो 1/r बराबर 1/2 प्लस 1/2 माने 1 हो जाएगा, तो r का वैल्यू 1 ओम आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से डाल के तब कैलकुलेशन करना है आपको ओम के नियम में, ठीक है। ये आपका जो है ध्यान रखिएगा, काम आएगी दोस्तों, है ना। वीडियो बेशक लंबे हो जाए लेकिन बताऊंगा सारा चीज, ठीक है। इनके अलावा समूह 1 से समूह 2 का मिलान कीजिए, आपको मैच करना है यहाँ पे सिंपली। तो आइए मैच करते हैं। देखिए एक जगह लिखा है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट लिखा है, तो कार्बोहाइड्रेट में क्या आ जाएगा भाई? शर्करा आ जाता है। जो भी मैंने सामने सही ही लिखा है, आपको मैच नहीं करना है, क्योंकि ये जो है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप तो मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, है ना। ये तो सीधे सीधे जो है फैक्ट के साथ पढ़ाता हूँ। तो ये जो है आपका कार्बोहाइड्रेट में क्या आ जाएगा? शर्करा आ जाएगा। जो भी आपका शर्करा होता है, जैसे ग्लूकोज, है ना, फ्रक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज, है ना, ये जो भी है ये शर्करा है, यानी कार्बोहाइड्रेट है। हाँ, ये बात अलग है कि कौन सा डाइसैकेराइड है, कौन सा पॉलीसैकेराइड है और कौन सा मोनोसैकेराइड है, इसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, है ना। इनके अलावा एंजाइम क्या होता है? यहाँ
यहाँ पे इसमें से मिलाना है। तो एंजाइम जो है आपका इसमें दिया गया में पेप्सिन है, बराबर मैच है। एंजाइम जो है पेप्सिन रेनिन ये सब जो है आपका क्या है, एंजाइम है। इनके अलावा वसा क्या होता है भाई, कोलेस्ट्रॉल की अधिकता से जो है हृदय की बीमारी हो सकती है, और ये क्या है, वसा है, फैट है एक प्रकार का। इनके अलावा खनिज पदार्थ में क्या आ जाएगा, कैल्शियम, आयरन, ये सब क्या आ जाएगा, खनिज पदार्थ में आ जाएगा। ठीक है, मैंने आपको ये भी बताया है कि शरीर में ऊर्जा देने का काम एक तो वसा करता है और एक आपका कार्बोहाइड्रेट करता है, और बाद बाकी जो है विटामिन वगैरह, खनिज वगैरह ये सब आपके शरीर में ऊर्जा देने का काम नहीं करता है, लेकिन शरीर में अहम रोल जरूर जो है अदा करता है उपापचयी प्रक्रम के लिए या फिर शरीर को सही रखने के लिए। ठीक है, लेकिन ऊर्जा आपको नहीं देगा ये सब जो विटामिन वगैरह हैं। इनके अलावा अगला प्रश्न हमारा, थवल चुंगवा नृत्य किस त्योहार के अवसर पे मणिपुर में की जाती है? ऑन द ओकेजन ऑफ व्हिच फेस्टिवल थवल चुंगवा डांस इज परफॉर्म्ड इन मणिपुर? तो मणिपुर में जो थवल चुंगवा है ये आपका याओ सांग त्योहार जो मैंने आपको बता चुका है, इसे मणिपुर की होली कहते हैं। अगर आपको कोई गोवा की होली कहे कि गोवा में होली के जैसे कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, तो आप बताएंगे भैया सिमगो, है ना। सिमगो जो है ये गोवा में होली के समय होली के जैसा ही फेस्टिवल है जो गोवा में मनाया जाता है, और याओ सांग जो है ये आपका मणिपुर की होली है। देखिए मेरा काला जवान है, मैं अभी पिछला जो एग्जाम हुआ था जिसमें बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि किसे त्योहारों का त्योहार कहा जाता है, तो मैंने आपको हॉर्नबिल पढ़ाया था और मैं वहीं पे बताया था भाई इसके बारे में एक बात और जानकारी रखना, इसे त्योहारों का त्योहार कहा जाता है। और ये क्वेश्चन पता नहीं एग्जामिनर कहाँ से सुन रहा था, करीब 20 दफा पूछा गया कि त्योहारों का त्योहार किसे कहा जाता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से याओ सांग को मणिपुर का होली कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। उसी प्रकार से आपको बतुकुम्मा जो तेलंगाना का है, इसे फूलों का त्योहार कहा जाता है। ऑप्शन में आपको फुलदेई भी रहेगा, लेकिन फिर भी आपको जो है बतुकम्मा को ही मारना है जब फूलों का त्योहार आपसे पार्टिकुलर पूछ रहा है। ठीक है, तो याओ सांग जो त्योहार है ये मणिपुर में होती है। इन्हीं के अवसर पे जो है आपका थवल चुंगवा नृत्य किया जाता है। याओ सांग मणिपुर में 5 दिनों तक मनाई जाती है, जो मार्च महीने में जनरली सेलिब्रेट किया जाता है। वैसे भी हम इंडिया में जो होली है वो मार्च में लगभग सेलिब्रेट करते हैं, और जो नव वर्ष हैं वो अप्रैल में सेलिब्रेट करते हैं। जो मकर संक्रांति के समय अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम हो जाती है, उत्तरायण वगैरह, पोंगल वगैरह, मकर बिलक्कू वगैरह, ये हम कब करते हैं भाई, जनवरी में करते हैं। तो ये सब जो है कुछ प्रमुख चीज जो है जिनके टाइम फिक्स है वो जरूर ध्यान रखें, यहाँ से क्वेश्चन एसएससी कर लेता है। मणिपुर का प्रमुख मार्शल आर्ट क्या है? थांगटा जो है ये मणिपुर के मार्शल आर्ट जैसे जो है एक कला है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा धीनोधर पहाड़िया भारत के किस राज्य में स्थित है? इन व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया से धीनोधर पहाड़िया लोकेटेड? तो भाई धीनोधर पहाड़िया जो है ये आपका भारतीय राज्य गुजरात में स्थित है। गुजरात जो है तटीय राज्य है, और सभी तटीय राज्यों में सबसे अधिक लंबी सीमा रेखा वाला जो आपका राज्य है ये आपका क्या है, गुजरात है। सीमा रेखा कहने का मतलब तटों की लंबाई, यानी सबसे लंबा तट जो है किनके है, तो गुजरात ही बताइएगा। दूसरे स्थान पे आपका आंध्र प्रदेश आ जाएगा तटरेखा की लंबाई वाली राज्यों में। ठीक है, इनके अलावा मोढेरा का सूर्य मंदिर ये भी आपका गुजरात में है। एक सूर्य मंदिर अपने यहाँ और फेमस है, ये है कोणार्क का सूर्य मंदिर जो कहाँ पे है, उड़ीसा के अंदर है ना। अभी पूछा गया था कि ये मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात के किस जिला में है, इसीलिए मैंने इन्हें भी अटैग कर लिया है। ये गुजरात का जो है मेहसाना जिला में पड़ता है। इनके अलावा मोढेरा का सौर ऊर्जा से संचालित भारत का प्रथम गाँव है मोढेरा, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे, ये करेंट सेक्शन से क्वेश्चन आएंगे और एक आध बार शायद आ भी चुका है। पालीताना का जैन मंदिर गुजरात में है। स्टेचू ऑफ यूनिटी जो है ये भी गुजरात में है, जो किस नदी के प्रांगण में है? अगर आपसे कभी आने वाले समय में एग्जामिनर क्वेश्चन कर ले तो आप बताइएगा कि नर्मदा नदी के प्रांगण में है। इनके अलावा काठियावाड़ी प्रायद्वीप कहाँ पे है? तो ये भी गुजरात में है। इसके अलावा गिर नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो गुजरात में है। यहाँ पे जो है आपको एशियाई शेर देखने को मिलेगा, यहाँ का विशेष आकर्षण है एशियाई शेर, तो इसे भी ध्यान रखेंगे, गिर में है ना। वंसदा नेशनल पार्क ये भी गुजरात में है। एशिया का सबसे बड़ा सीएनजी टर्मिनल जो अभी हाल फिलहाल में ही पिछले साल स्थापित किया गया, ये भी गुजरात में स्थित है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा अगला प्रश्न है हमारा कि भारत में दहेज प्रतिषेध अधिनियम डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? इन व्हिच ईयर द डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट वाज पास्ड इन इंडिया? तो भाई ये जो दहेज प्रतिषेध या निषेध कहिए अधिनियम जो बना ये किस वर्ष आया? तो 1961 में आया था। हालांकि ये सफल नहीं हुआ, ये आज भी आप देखते हैं कि ये सफल नहीं हुआ। खास करके मैं बिहार से हूँ और बिहार वगैरह में ये चीज काफी ज्यादा फलते फूलते हैं, दहेज, है ना। तो भाई ये जो है कब बना था अधिनियम? 1961 में। भारत में
आयुध अधिनियम कब बना था? अब अधिनियम पे जो भी क्वेश्चन आपके हाल फिलहाल 4-5 साल में ज़्यादा बार रिपीट किया गया, यहाँ पे आपके सामने दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये जो भारत में आयुध अधिनियम बना था ये आज़ादी के बाद 1959 में। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि आज़ादी के पहले अंग्रेज के समय आर्म्स इंडिया एक्ट कब बना था, तो आप बताओगे 1878 में। देखिए दोनों का अगर हिंदी करेंगे तो लगभग सेम हो जाती है, क्योंकि आर्म्स मतलब भी आयुध ही होता है। लेकिन आपके दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन रहेगा, ये गारंटी है। अगर अंग्रेज के समय पूछता है तो 1878 है, और अगर आपने स्वतंत्रता के बाद जो है भारत में आयुध अधिनियम कब बना तो 1959 बताना है। फिट्स इंडिया एक्ट कब हुआ भाई? 1784 में। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब हुआ था? 1856 में, डलहौजी के समय। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। देखिए लॉर्ड डलहौजी बहुत करप्ट काम भी किए इंडिया में, लेकिन बहुत सारे अच्छे काम भी किए हैं, इसीलिए मैं इन्हें इज्जत करता हूँ। सबसे पहले तो इन्होंने रेल चलाया, जो मेरा रोटी का जुगाड़ है भाई। इनके अलावा मेरा ही नहीं, कई बहुत सारे नियोक्ता, मतलब रेलवे तो इंडिया में सबसे बड़ी नियोक्ता है, कितने आदमी की रोटी का जुगाड़ है। इसके अलावा हमारे देश के विकास में रेलवे का क्या योगदान है ये तो आप भी जानते हैं। इनके अलावा डलहौजी ने ये विधवा पुनर्विवाह अधिनियम में भाग लिया, ये भी सराहनीय कार्य है। जैसे विलियम बेंटिक को आप जानते हो कि सती प्रथा को बंद करवाया था, तो ये भी सराहनीय काम है। तो कई सारे अंग्रेज जो है सराहनीय काम भी किए। इनके अलावा भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम कब आया था? तो 2007 में आया था। ये CGL के मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है ये वाला पॉइंट, कि भुगतान अधिनियम प्रणाली कब आया था। इनके अलावा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करना केंद्र सरकार का कर्तव्य है? व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस दैट इट इज द ड्यूटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द स्टेट फ्रॉम एक्सटर्नल एग्रीगेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस? तो भैया ये आर्टिकल 355 में कहा गया है कि विषम परिस्थिति जब उत्पन्न हो जाए तो राज्यों को केंद्र जो है सपोर्ट करेगा। ये कौन से आर्टिकल है भैया? 355 आर्टिकल है। तो इनके आगे जो आर्टिकल हैं उन्हें भी देख लेते हैं। तो आर्टिकल 352 यहाँ के आसपास के इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, ये राष्ट्रीय आपात से संबंधित है। इनके अलावा जब सही ढांचे से नहीं चल रहा हो तो राष्ट्रीय आपात डिक्लेयर किया जाता है। अनुच्छेद 356 ये राष्ट्रपति शासन से जो किसी राज्य में लगाई जाती है, जब संवैधानिक ढांचे की तरह से उस राज्य का प्रशासन नहीं चल रहा हो तो राज्यपाल की स्थिति पे वहां पे राष्ट्रपति शासन जो है लगाया जाता है। इनके अलावा अनुच्छेद 360 जो है ये वित्तीय आपात से संबंधित है। भारत में आज तक एक बार भी वित्तीय आपात नहीं लगी है। अनुच्छेद 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करते हैं। अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जो है रिट जारी करते हैं। ठीक है, इनके अलावा अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी? इन अक्टूबर 2022 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ बल्क ड्रग पार्क इन व्हिच स्टेट? तो भाई जो बल्क ड्रग पार्क है ये आपका हिमाचल प्रदेश में जो है इनका आधारशिला रखा गया है। तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। बिलासपुर भी एक हिमाचल प्रदेश में है, जहां पे एम्स का उद्घाटन पीएम मोदी ने ही किया था, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। भाभा कैंसर अस्पताल ये मोहाली पंजाब में उद्घाटक कौन थे? नरेंद्र मोदी जी ही थे। कर्नाटक का हुगली स्टेशन जिसका नया नाम सिद्धारूढ़ा हो गया है, इनके भी उद्घाटन समारोह में मोदी साहब भाग लिए थे। इसके अलावा जो पिछला एक बहुत बड़ा कॉरिडोर का उद्घाटन किए, महाकाल कॉरिडोर, तो उन्हें भी ध्यान रखेंगे। गुवाहाटी में भी एम्स को जो है उद्घाटित किए कौन? नरेंद्र मोदी साहब। तो ये सब जो कुछ इनके बड़े बड़े उद्घाटन वाले काम है जरूर ध्यान रखें। इनके अलावा जो नए संसद भवन का उद्घाटन है इसमें भी नरेंद्र मोदी साहब ही मतलब प्रथम उद्घाटक के रूप में जाने गए। इनके अलावा शहनाई एक सरकंडा युक्त वाद्य यंत्र है, इसमें नलिका के ऊपर कितने छिद्र होते हैं? शहनाई इज ए रीड इंस्ट्रूमेंट, हाउ मेनी होल्स आर देयर ऑन टॉप द ट्यूब? तो भाई ये जो है 7 गो छिद्र होता है शहनाई में। आपने शहनाई देखा होगा, गांव घर में शादी विवाह में भी बज जाते हैं शहनाई, है ना। और आप लोगों की भी नौकरी हो जाएगी तो तुरंत शहनाई बजवाएंगे भाई, है ना। महान शहनाई वादक कौन थे भैया? बिस्मिल्लाह खां। इनको कब मिला था भारत रत्न? 2001 में। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये बिहार से बिलोंग करते हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान करते थे, है ना। तो ये बात भी आपको जो है ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध मुगलकालीन स्मारक आराम बाग किसके द्वारा बनवाया गया था? बाय हुम वाज द फेमस मुगल मॉन्यूमेंट्स आराम बाग ऑफ उत्तर प्रदेश बिल्ट? तो भाई कौन बिल्ड किया? तो ये आपका बाबर के द्वारा जो है बिल्ड किया गया। कौन, क्या चीज? आराम बाग। कब बनाया गया था? तो 1528 ईस्वी में। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। शालीमार बाग भी इसी प्रकार का एक बाग है, जो कहाँ पे है? तो ये आपका श्रीनगर में है, जम्मू में, है ना। और इनको कौन बनवाया था? तो इनको जहांगीर बनवाया था। जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है मुगल काल के अंदर, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ हम जहांगीर को न्याय के जंजीर के लिए याद करते हैं। न्याय के जंजीर जो है किससे संबंधित है? तो आपको बताना है भैया, जहांगीर से संबंधित है। जहांगीर का ओरिजिनल नाम सलीम था, है ना। कहा जाता है कि जो सलीम चिश्ती थे उन्हीं के आशीर्वाद से जो है जहांगीर पैदा हुआ था। इनके अलावा हुमायूं का मकबरा कहाँ पे है? दिल्ली में है। इनको कौन बनवाए थे? हाजी बेगम या फिर बेगा बेगम, इन्हीं का नाम है, तो इन्होंने ही बनवाया था आपका क्या जो है हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा जो है भारत में प्रथम मुगल गार्डन
मकबरा है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। मुगल गार्डन मतलब मकबरा भी है और गार्डन भी है, जो पर्यटक स्थल भी होते हैं, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा बाबर के द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध क्या है? 1526 में पानीपत की प्रथम लड़ाई, इब्राहिम लोदी को हराया। 1527 में खानवा का युद्ध, राणा सांगा को हराया। 1528 में चंदेरी का युद्ध, मेदिनी राय को हराया। और 1529 में घाघरा का युद्ध, नुसरत शाह और मोहम्मद लोदी को हराया था। इसके अलावा बाबर को क्या कहा जाता है? तो कलंदर भी कहा जाता है। और बाबरनामा के लेखक कौन है भाई? तो जो बाबर स्वयं है, क्योंकि आत्मकथा है। ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी में क्या फर्क होता है दोस्त? तो ऑटोबायोग्राफी आप खुद लिखोगे अपना, और बायोग्राफी जैसे आपका मैं भी लिख सकता हूं, है ना। तो भाई तुर्की भाषा में लिखा गया था बाबरनामा, तो ये बात भी आपको ध्यान रखेंगे। जब भी बाबरनामा से क्वेश्चन आता है तो एक ही क्वेश्चन आता है कि बाबर ने अपनी बाबरनामा जो लिखा ये किस भाषा में लिखा? तो आपको बताना है भैया तुर्की भाषा में। इसके अलावा बाबर फरगना का शासक कब बना था? 1494 ईस्वी में बना था, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किन तरीकों द्वारा उष्मा स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, है ना। व्हिच ऑफ द फ्लोइंग मेथड डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर हीट ट्रांसफर? तो जो हीट की ट्रांसफर के लिए कोई भी मीडियम, कोई भी जो है माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, कहीं भी हो सकता है, ये आपका विकिरण है। क्या है? विकिरण प्रोसेस है, इसमें जो है कोई भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। सूर्य की जो प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचती है ये विकिरण के माध्यम से ही पहुंचती है। ये क्वेश्चन 2 करोड़ बार जो है आपके रेलवे में पूछा गया है। इनके अलावा ठोस पदार्थ में जो ऊष्मा का प्रसार होता है ये किस विधि से होता है? तो आपको बताना है दादा, चालन विधि से। वहीं पे द्रव और गैस में जो ऊष्मा का प्रसार होता है ये संवहन विधि से होता है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। और सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट से कुछ ज्यादा। आपको अगर सेकेंड में पूछे तो 500 सेकेंड आंसर करके आइएगा, एकदम करेक्ट होगी, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, या तो 500 सेकेंड या फिर 8 से 8.2 मिनट, या फिर ये जो ऊपर के पॉइंट है इन्हें भी ध्यान रखेंगे कि सूर्य की प्रकाश की जो आती है पृथ्वी पे, ये विकिरण के माध्यम से जो है पृथ्वी गर्म होता है। इसके अलावा ठोस पदार्थ में ऊष्मा का प्रसार जो है चालन से होती है, और द्रव और गैस में जो है संवहन से होती है। इसी प्रकार के 2 क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको बता चुका है, थल समीर और समुद्र समीर क्या होता है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके अलावा एनसीआरबी की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो होती है, इन्हें ध्यान रखेंगे। अब देखिए 4-5 साल में जो भी फुल फॉर्म ज्यादा रिपीट किए गए मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। एक आपका FRBM है। FRBM क्या होता है? फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, इनको ध्यान ही रख लीजिएगा, है ना। इनके अलावा ITCZ है ना, इंट्रोट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। नीति आयोग का भी फुल फॉर्म देखने में तो बहुत हल्का लग रहा है, लेकिन कभी कभी भारी पड़ जाता है जब इंस्टीट्यूशन को जगह पे इंस्टीट्यूट लिख दिया जाता है और ट्रांसफॉर्मिंग की जगह पे ट्रांसफॉर्म लिख दिया जाता है, तो ये भारी पड़ जाता है और घर आके मिलाते हैं तो हमारा 2.5 नंबर जो है SSC के झोली में चला गया होता है। तो नीति आयोग की भी फुल फॉर्म को हल्के में न ले, आराम से एक बार देख लीजिए। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होती है। 2015 में ये संस्था आया था और योजना आयोग को रिप्लेस किया था, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। वर्तमान में इनके जो उपाध्यक्ष हैं सुमन कुमार बेरी हैं, अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होते हैं तो नरेंद्र मोदी हैं, और जो CEO हैं वो आपका BVR सुब्रमण्यम जो है वर्तमान में इनके CEO हैं। इनका क्या काम है भाई? राष्ट्र को संघवाद की तरफ ले जाना और राज्य कल्याण की बात सोचना। इसके अलावा गरीबी आकलन में भी जो है इनका टास्क फोर्स काम करता है। इनके अलावा एक साई का बहुत बार पूछा गया, साई क्या होता है? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, है ना, जो खेल प्राधिकरण है हमारे यहाँ, इसे साई कहते हैं। इसी प्रकार से एक और याद रख लीजिएगा, बाई का क्या होता है? बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके अलावा एक नहाई है, ट्राई है, नहाई का भी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई का टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसी प्रकार से इरडाई है, नाबार्ड है, सार्क है, तो ये सब जो कुछ फुल फॉर्म है संस्था वाला, इन्हें जरूर ध्यान रखें। नडमा है नेशनल डिजास्टर वाला, है ना, तो ये सब जो है जरूर ध्यान रखें। इनके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित बैक्टीरियल रोग है? बैक्टीरियल रोग यहाँ पे आपको पहचानना है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैक्टीरियल डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया? तो भाई ये होता है आपका कुष्ठ रोग। देखिए कुष्ठ रोग को कहीं कहीं लेप्रोसी भी कहते हैं, लेप्रोसी, है ना, लेप्रोसी कहते हैं। और इसका खोज जो है हैंसन ने किया था, तो इसे हैंसन रोग भी कहते हैं, ठीक है, इसे हैंसन रोग भी कहा जाता है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे कुष्ठ रोग को, ठीक है। किससे होता है भाई? बैक्टीरिया से होता है, जीवाणु से होता है। जीवाणु से होने वाला कुछ अन्य रोग है, जैसे यहाँ पे हैजा है, निमोनिया है, प्लेग है, टिटनेस है। ये सभी के सभी बीमारी जो है आपके जीवाणुओं से होता है। जैसे प्लेग में आपको ज्यादा ऑप्शन में मिलेगा जब भी जीवाणु पूछेगा, और निमोनिया भी ऑप्शन में मिलेगा। देखिए प्लेग ऐसा क्या लगता है कि प्लेग आपने सुना होगा कि इंडिया में एक बार महामारी का रूप ले लिया था, और इसमें जो है एक पोस्ट भी क्रिएट किया गया था, प्लेग नियंत्रण अधिकारी। ऐसे कई सारे पोस्ट बनाए गए, मलेरिया के ऊपर भी बना है इंडिया में पोस्ट, है ना। तो भाई ये जो महामारी हो गया था, तो हमें क्या लगता है कि महामारी वाली बीमारी जो है जनरली वायरस से होती है, इसीलिए आपके ऑप्शन में प्लेग को घुसेरा जाता है। और प्लेग जबकि किससे होती है
होती है भाई? तो ये आपका बैक्टीरिया से होता है। इसके अलावा जो विषाणु है, विषाणु से यानी जो वायरस है, वायरस से कौन कौन से रोग होते हैं? तो आपका चिकन पॉक्स हो जाएगा, है ना। इसके अलावा बर्ड फ्लू हो जाएगा, हेपेटाइटिस हो जाएगा, साधारण सर्दी जुकाम जो है ये आपका वायरस से ही होगा, अभी भी मुझे है भाई। इसके अलावा छोटी माता, ये भी वायरस से है। और HIV जो है, जो एड्स होती है, ये भी असुरक्षित यौन संबंध या असुरक्षित रक्ताधान से होती है, जो वायरस के कारण ही होती है, और इसका अभी तक जो है पुख्ता इलाज नहीं खोजा गया है। इसके अलावा परजीवी से क्या होता है? तो परजीवी से एक ही रोग आपके एग्जाम में आते हैं, ये है मलेरिया, और इसके डायरेक्ट परजीवी का नाम आपसे पूछा जाएगा तो प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से आपका मलेरिया रोग होता है। मलेरिया की खोज जो है रोनाल्ड रास नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसमें कुनैन इस्तेमाल होता है ना। तो ये सब जो है आपको ध्यान थोड़ा बहुत रखना है। मादा एनीफिलीज मच्छर के काटने से होता है। उसी प्रकार से एक चिकनगुनिया बीमारी होती है जो एडिस इजिप्टी मच्छर के काटने से होती है। इनके अलावा भारतीय संविधान के भाग 9B किससे संबंधित है? व्हाट इज पार्ट 9B ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू? तो जो 9B है इसका कहानी थोड़ा सा लंबा है। जैसे आपने सुना होगा कि संविधान जब निर्माण हुआ तो उस समय जो है हमारे संविधान में जो है 8 गो अनुसूची था, है ना। तो वो अनुसूची बढ़ गया बाद में, है ना। तो ये सब कहाँ से बढ़ा? तो पंचायत नगर पालिका सबके लिए आवश्यक पड़ी, तो इसीलिए जो है बढ़ाया गया 11वां ग्राम पंचायत से और 12वां नगर पालिका से। उसी प्रकार से अभी आपने देखा कि संविधान के भाग पार्ट जो है ये 9B की बात इसमें कर रहा है। तो 9B में क्या है भाई? सहकारी समिति के गठन का प्रावधान है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके लिए कौन से संवैधानिक संशोधन अमेंडमेंट किया गया था? तो 97वां कब किया गया था? 2011 में, जो सरकार सहकारी समिति को जो है रिलेट करता है। तो सरकारी अलग चीज है, ये सहकारी है ना। इसके अलावा जो मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 19(1)(c) है, ये सहकारी समिति के गठन का प्रावधान देता है। आपके सामने ये लिस्ट दिख रहा होगा, जो आर्टिकल 19 जिसे हम प्रेस की स्वतंत्रता कहते हैं साधारण लैंग्वेज में, इसमें कई सारे चीजों का जो है आपको छूट दिया गया है जो आपके फंडामेंटल राइट के अंतर्गत वर्णित है। जैसे अगर आपने 19(1) का ए का बात किया तो ये वाक एवं अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता का अनुच्छेद है, यानी आप बोल चाल सकते हो, मीडिया वगैरह इसी से चलती है। इसके अलावा शांतिपूर्ण ढंग से हथियार रहित जो आप सम्मेलन करते हो 19(1) का बी में है। 1 के सी में जो जिसकी मैंने चर्च किया, ये सहकारी समिति के गठन से है। इसी प्रकार से भारत में कहीं भी घूमिए, कहीं भी घर लीजिए, ये सब जो है आपके आर्टिकल 19 में मिल जाएंगे, ठीक है। इनके अलावा फ्रेंच ओपन 2023 में महिला एकल के विजेता कौन है? तो फ्रेंच ओपन 2023 में महिला एकल के विजेता हु इज द विनर ऑफ वुमेन सिंगल इन फ्रेंच ओपन 2023? तो भैया एगा स्वीटेक है। आप जा रहे हो CHSL का एग्जाम देने, है ना, तो आपको जो है पिछले साल का USA ओपन देख के जाना है 2022 वाला, और नया वाला आपको एक जो है ऑस्ट्रेलिया ओपन और एक फ्रेंच ओपन देख के जाना है, यानी क्रम से देख के जाना है। विंबलडन बहुत नजदीक में हुआ है तो शायद विंबलडन से क्वेश्चन नहीं आए, ठीक है। तो फ्रेंच ओपन 2023 में जो महिला एकल के विजेता है ये एगा स्वीटेक है, और पुरुष एकल के विजेता कौन है? नोवाक जोकोविच है, ठीक है। इसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 में पुरुष एकल के विजेता नोवाक जोकोविच ही है, यानी ऑस्ट्रेलिया ओपन और फ्रेंच ओपन ये दोनों के विजेता 2023 में मेल सिंगल में कौन हुआ है? तो नोवाक जोकोविच। और जो फ्रेंच ओपन में महिला हो गया एगा स्वीटेक, और ऑस्ट्रेलिया ओपन में महिला कौन हो गई भाई? तो एवलेंका आर्यना सबलेंका इनका नाम है, ये सबलेंका मैं यहाँ पे लिख रखा हूँ, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा सभी जो ट्रॉफी है ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट, उसमें सबसे पुराना कौन है, सबसे नया कौन है, ये सब बता दिया हूँ। फ्रेंच ओपन को जो है रोनाल्ड ग्रेस भी कहा जाता है, रेनाल्ड गैरोस, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। विंबलडन घास के मैदान पे खेली जाती है, फ्रेंच क्ले के मैदान पे खेली जाती है, और ऑस्ट्रेलिया ओपन और USA ओपन दोनों हार्ड कोर्ट में खेले जाते हैं, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा मांग के नियम के अनुसार किसी वस्तु के लिए उपभोक्ता मांग ... होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड द कंज्यूमर्स डिमांड फॉर अ कमोडिटी शुड बी ... तो भैया क्या होनी चाहिए? मांग का नियम क्या कहता है कि जब किसी वस्तु की जो मूल्य में घटोतरी होती है तो उसकी मांग में बढ़ोतरी हो जाती है। तो भाई इसकी प्रतिलोम जो है दर्शाता है, अगर ज्यादा बिक रहा है मतलब ज्यादा बिकेगा कब? जब मूल्य में कमी होगा, है ना। तो जब किसी वस्तु की मूल्य में कमी होती है तो उसकी मांग बढ़ जाती है, यही हमारा मांग का नियम है। तो सिंपल सी बात है ना, कि प्रतिलोम आंसर हो जाएगा। मांग का नियम, जब वस्तु की कीमत घटती है तो मांग में मांग वृद्धि होती है, यही चीज मैं मौखिक रूप से समझाया, यहीं पे आप रिटेन में लिखा है। ग्रेसम का नियम क्या है? ये मुद्रा के प्रचलन से संबंधित है। इन्होंने बताया था कि जब कोई बैड मनी आता है तो अच्छा मनी को धकेल देता है और प्रचलन से बाहर कर देता है, ये ग्रेसम का नियम है। इसके अलावा एक आपने माल्थस का नियम सुना होगा, ये यही सब एग्जाम में आता है। एक माल्थस का एग्जाम है, माल्थस का एग्जाम नहीं है, माल्थस का नियम है। माल्थस का नियम क्या कहता है कि जो रोजगार है ये तो साधारण अनुपात में बढ़ रहे हैं, लेकिन जो जनसंख्या है वो गुणित अनुपात में बढ़ रहा है। यानी माल्थस का नियम जो है अर्थव्यवस्था को किससे रिलेट करता है? तो जनसंख्या वृद्धि से रिलेट करता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा
निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में प्रजनन का अलैंगिक रूप है? Which of the following is a sexual form of reproduction in plants? तो भैया ये है मुकुलन। मुकुलन क्या है? प्रजनन का अलैंगिक रूप है। इसके और भी कई सारे रूप हैं, जैसे कायिक प्रवर्धन है, बीजाणु निर्माण से जो पौधे में अलैंगिक जनन क्या ही रूप है। तो ये सभी बात आपको ध्यान रखना है। मुकुलन, कायिक प्रवर्धन और बीजाणु निर्माण, ये सभी जो है अलैंगिक जनन का रूप है, स्वरूप है। इसके अलावा आपने एक लिंगी फूल और द्विलिंगी फूल का नाम जरूर सुना होगा। यहाँ से क्वेश्चन काफी खतरनाक आते हैं एग्जाम के अंदर और आपको जो है पहचानना मुश्किल हो जाता है। चलिए बात कर लेते हैं थोड़ी सी। एक लैंगी क्या होते हैं? यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ये फूल के कुछ उदाहरण है, पपीता, ककड़ी, ये सब जो है यूनिसेक्सुअल होता है। मतलब इसमें जो है या तो आपका पुंकेसर होगा, या तो आपका पुंकेसर होगा, या फिर आपका स्त्री केसर होगा, लेकिन दोनों नहीं पाया जाएगा। या तो ये मेल होंगे पूर्णतः, या तो पूर्णतः फीमेल होंगे। इसे एक लिंगी कहा जाता है। ठीक है। द्विलिंगी क्या होता है? बाइसेक्सुअल फ्लावर। इसमें क्या होता है? इसमें दोनों ही होते हैं, पुंकेसर और आपका जो है स्त्री केसर। ये पुंकेसर और स्त्री केसर क्या मैं पहले बता चुका हूं भाई। जो मादा प्रजनन अंग है उसे स्त्री केसर कहा जाता है, और जो मतलब नर प्रजनन फूल हैं, फूल के भाग हैं, उसे पुंकेसर कहा जाता है। और मैंने यहाँ पर यह भी बताया था कि पुमंग और जायांग भी हो सकता है। पुमंग मेल के लिए और जायांग जो है फीमेल के लिए। ठीक है। जायांग आपको याद रखने की बिल्कुल जरूरत ही नहीं भाई। पुलिंग मतलब मेल है ना, तो पुमंग है ना, और जयांग, जया जो है लेडीज का नाम होता है, तो जयांग जो है मादा वाला पुष्प का जो है आपका प्रजनन अंग है। ठीक है। तो इसके अलावा यहाँ पे लिख भी रखा है कि द्विलिंगी में स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों पाए जाते हैं। ठीक है। इनके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रशांत महासागर के संदर्भ में सही है? Which of the following statement is correct with reference to the Pacific Ocean? तो पैसिफिक ओशियन के बारे में क्या क्या सही है? तो सारे ही सही ही लिखूंगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो है नहीं, है ना। तो सबसे पहला सही जो है, ये प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है और सबसे गहरा महासागर है। ये तो आप सभी जानते हैं, 2 क्लास से ही हम जान रहे हैं। इसके अलावा प्रशांत महासागर में पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मरियाना खाई स्थित है। मरियाना खाई, मरियाना गर्त, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनका 11,033 मीटर जो है आपका गहराई मापा गया है। अब जो आजकल में बदल गया वो तो नहीं बता सकते, लेकिन एक स्टैंडर्ड जो है 11,033 मीटर जो है इन्हें बताया गया है। इनके अलावा प्रशांत महासागर एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी और दक्षिणी महाद्वीप तक फैला हुआ है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे, है ना। मतलब जो है आपका प्रशांत जो एशिया, ऑस्ट्रेलिया, इसके अलावा उत्तरी और दक्षिणी महाद्वीप में जो है ये फैला हुआ है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अमेरिका लगा लीजिएगा। इनके अलावा प्रशांत महासागर में क्या क्या आता है भाई? अल नीनो आता है और ला नीनो की स्थिति उत्पन्न होती है। अल नीनो क्या होती है, ला नीनो क्या होती है बता चुका हूँ। अल नीनो में जल जो है गर्म हो जाता है। अल नीनो में क्या होता है? जल क्या होता है? गर्म हो जाता है। और ला नीनो में जल क्या होता है? ठंडा हो जाता है। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे, दोनों स्थिति कहाँ क्रिएट होती है? प्रशांत महासागर में। एक जो यहाँ पे क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट फैक्ट है ये, इसे VVI कर लेंगे कि जो पश्चिमी विक्षोभ है उसकी ओरिजिन कहाँ से होती है? तो आपका भूमध्य सागर से या कैस्पियन रेंज से होती है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, जो भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में बिना मौसम बरसात कराता है और रबी की फसल के लिए अच्छे होते हैं। इनके अलावा नेपाल के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? अभी अभी नेपाल में राष्ट्रपति बने भाई, तो नेपाल में हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल? तो रामचंद्र पौडेल जो है ये नेपाल के वर्तमान आपका जो है राष्ट्रपति बने हैं, नवनिर्वाचित हैं। इनके अलावा नेपाल के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? पुष्प कमल दहल। देखिए अभी जो राष्ट्रपति बने ना, तो बच्चे राष्ट्रपति खाली देखेंगे तो हो सकता है कि आपको प्रधानमंत्री भी पूछ दे उनका, तो भाई पुष्प कमल दहल, इसीलिए, है ना। कहीं से भी पूछे अपने को तो मतलब है टिक करने का, सही है ना भाई। नेपाल भारत के उत्तर दिशा में स्थित है, ये आप सभी जानते हैं, नक्शा देखे होंगे। और हमेशा जो है नक्शा को रिलीज जरूर किया कीजिए अपने मन में थोड़ा बहुत। हमको तो इतना अच्छा बनाने नहीं आता है। जरूर अपना याद रखिए, जो बिहार ये वाला पार्ट में, तो यहाँ पे नेपाल है। ठीक है। तो ये बात जरूर ध्यान रखें। नीचे तमिलनाडु है, यहाँ पे जो है गुजरात है, यहाँ पे महाराष्ट्र है, छोटकू जो है यहाँ महाराष्ट्र के थोड़ा सा बाद में गोवा है, यहाँ पे मालदीव रहता है और यहाँ पे श्रीलंका रहता है ना। तो इस प्रकार से नक्शा को थोड़ा जरूर ध्यान रखें अपने मन में। हमें जो है ड्राइंग हमारा बहुत कमजोर है भाई, बचपन से एक पेन का भी मैं फिगर नहीं बना पाता हूँ ठीक से अभी तक, और जो है कभी सीखने की चेष्टा भी नहीं किया, शायद अब सीख भी नहीं पाऊंगा, है ना। तो ये इसीलिए मेरा जो है थोड़ा सा जो ड्राइंग है वो काफ़ी कमज़ोर रहता है ना। तो नेपाल से लगने वाली जो भारतीय राज्य है ये कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। तो ये 5 स्टेट जो है नेपाल से लगती है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है ना, तो ये आपका जो है ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है किसी भी कंप्यूटर में आप हार्डवेयर से अपने उस कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए जो है आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ती है। इसे किस लैंग्वेज में आपको
आपको बताऊं कि आप समझ पाएंगे, है ना। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहेगा तो आपके कंप्यूटर में कोई भी काम नहीं होगा, लेकिन अगर आप कंप्यूटर में फेसबुक नहीं रखते हो तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिर भी कंप्यूटर चलेगा। समझ गए बात मोटे मोटे तौर पे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, ग्राफिक सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, ये सभी के सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। स्प्रेडशीट का जो है खास करके इस्तेमाल गणितीय कैलकुलेशन के लिए किया जाता है। इनके अलावा कौन सा दर्रा कल्लू घाटी को भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति घाटी से जोड़ता है? व्हिच पास कनेक्ट्स द कल्लू वैली टू द लाहौल एंड स्पीति वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश इंडिया? तो भैया ये रोहतांग दर्रा है जो कल्लू घाटी से लाहौल स्पीति को जोड़ते हैं, रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा का अब नाम बदल गया है, अब इनका नाम अटल सुरंग हो गया। और इन्हीं अटल सुरंग के पास से जो है आपका ब्यास नदी का उद्गम होता है। और ब्यास नदी का प्राचीन काल में क्या नाम था भाई? बिपाशा, है ना, बिपाशा, है ना। आज मैं फिर बता दूं, बिपाशा बसु। इसी पे जो है काफी सारे कॉमेंट आए थे, मैं तो ऐसे ही मजाक किया था भाई, बिपाशा बसु नाम नहीं था, बिपाशा ही ब्यास नदी का प्राचीन काल में नाम था। रावी का जो है पुरुषनी नाम था, चिनाव का आस्किनी नाम था, सतलज का सतुद्री नाम था। तो ये सब जो है कुछ बात ध्यान रखेंगे, प्राचीन काल में जो है इन नदियों को क्या कहा जाता था। आजकल जो हम घग्गर नदी देखते हैं वो सरस्वती नदी का कभी पार्ट रहा है। इनके अलावा ताबो मठ, गोप्पा मठ, ये दोनों मठ कहाँ पे हैं? हिमाचल प्रदेश में है। बौद्ध धर्म के जो मठ हैं या फिर स्तूप हैं, ये इनसे क्वेश्चन काफी आ रहे हैं एग्जाम में। तो ताबो मठ और गोप्पा मठ को ध्यान रखेंगे, ये हिमाचल प्रदेश में है। पिन वैली नेशनल पार्क ये हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। और एक द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क भी कर लीजिएगा, यहाँ पे नहीं लिखा है, पहले बता चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में मकर संक्रांति के त्यौहार जो है इसे माघ साजी के नाम से सेलिब्रेट करते हैं, जो अभी अभी 3-4 दिन पहले आपके कौन से एग्जाम खत्म हुए भाई? सीजीएल में आया था। इनके अलावा जब रेत के कण बहुत महीन हो और हल्के होते हैं तो हवा इस बहुत लंबी दूरी तक ले जाते हैं, मतलब इस कण को, ये छोटे छोटे कण को, ऐसी रेत बड़े बड़े क्षेत्र में जमा हो जाती है, इसे डॉट 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 कहते हैं, ठीक है। व्हेन द सैंड्स पार्टिकल आर वेरी फाइन एंड लाइट देन द wind carries to the very long distance when such sand settle over a large area it is called। तो जो लार्ज एरिया में बालू पाट दिया जाता है हवा के द्वारा, इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम लोयस कहते हैं। क्या कहते हैं? लोयस। अगर इससे क्वेश्चन से आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि लोयस जो है किसके कारण से होता है, तो आप बताएंगे पवन या विंड या हवा, ठीक है। इनके अलावा इसी प्रकार से एक और घटना होता है, लेकिन ये जो है बहुत बड़ी एरिया में नहीं होती है, ये बालू का ढेर छोटे छोटे ऐसे जो है जमा हो जाएगा थोड़ी थोड़ी देर पे, तो इसे क्या कहते हैं? इसे बालू का स्तूप कहता है। प्रोसेस सेम होता है, इसमें भी हवा जो है रेत और बालू के कण को उड़ा के ले जाते हैं। तो दोनों में से कभी भी ये क्वेश्चन पूछेगा तो एक ही ऑप्शन रहेगा, या तो लोयस रहेगा या फिर बालू का स्तूप या टिब्बा रहेगा। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे, जो हवा के कारण होती है, एक दूसरे से दूसरे जगह जो है उड़ा के ले जाती है धूल मिट्टी को, ठीक है। खास करके रेतीली वाली जगह में ये चीज ज्यादा होता है। तो दोस्तों ये थे इस वीडियो का अंतिम प्रश्न। अगर आपको जो है अच्छा लग गया हो तो एक लाइक आपसे जो है आशा करते हैं। साथ ही अपने दोस्तों में एक दोस्त को शेयर करने, ऐसा सोच रहा हूँ कि मैं जो है आप करते ही होंगे, और नहीं करते हैं तो कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको ये पीडीएफ जो चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि ये पीडीएफ भी हमारे पास रहे इस सीरीज का, यानी ये 57 वीडियो का आज हमारा 30वां वीडियो, अगर आप ज्वाइन करते हैं हमारा पीडीएफ ग्रुप आज, तो आज जो है आपको 30 पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाएगा। कल अगली क्लास होगी तो कल 31वां मिलेगा, है ना। और मात्र 25 रुपये में जो है ये सभी क्लास के पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे दी जाएगी, जिसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से मैसेज करके इसके बारे में विशेष जानकारी ले सकते हैं। मिलेंगे हम अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्त।